आपको बड़ी खबर देते हैं। आसाराम को जेल में ही अपने आगे के दिन गुजारने होंगे या फिर बेल उन्हें मिल जाएगी। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के अंदर उनका पक्ष रखेंगे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी। लेकिन इन सब के बीच आपको दिखाते हैं आसाराम के सेवादार पीड़ित लड़की के माता पिता को कैसे धमकी दे रहे हैं और बयान वापस ले लें पीड़ित के माता पिता, वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये बातें तक कह दी गई। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक करोगे, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है, तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है? नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। सुना आपने, ये आसाराम की धमकी है। पीड़ित लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी। जब आसाराम पुलिस से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे थे, तभी 30 अगस्त को आसाराम के सेवादार श्याम पेंटर ने पीड़ित के पड़ोसी को फोन किया। कहा पीड़ित के पिता बयान बदल ले, नहीं तो 6 महीने में सरकार बदलेगी तो परिवार पर मुसीबत टूट पड़ेगी। ऐसा है, देखो मेरी बात आप सुनो ध्यान से। हाँ। कि देखो अभी अगर कर्मवीर बयान चेंज कर देगा ना, तो सब साधक उसका साथ देंगे। अगर ये जो करवा रही है तो कुछ देर तक करवाएगी या पीछे हट जाएंगे सब। जब मात्र 6 महीने सरकार है पूर्णिया की, 6 महीने तक करवाएंगे, 6 महीने बाद हट जाएंगे, फिर सबकी नजर में गिर जाएगा, गुरु की नजर में तो गिरेगा। ये सारे जितने हजार लाखों करोड़ों शीशे हैं, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। वैसे कई आतंकवादी आतंकवादी का रोक ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। तो घर का घाट कम रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, श्याम पेंटर ने फोन पर कहा मीडिया कब तक पीड़ित परिवार को बचाता रहेगा। और मैं उससे बात करना चाहा कर्मवीर से, तो फोन उठा के काट दे रहा बार, हेलो भैया बोलो, ऐसे बोल के जैसे लगता डरा हुआ है। अच्छा, तो बात नहीं कर रहे हैं आपसे? जिससे अच्छी जान पहचान है वही उनको कुछ बोल सकता है, ठीक है ना? अभी देखिए, अभी चलो मीडिया वालों को कहने पे आ गए, उनको कितने दिन दिखाएंगे, कितने दिन साथ देंगे, और सरकार कितने दिन साथ देगी इसका? क्या बोल रहे हैं भैया? ये बात है, देखो मेरी बात सुनो, बड़ा सावधानी से समझने की चीज है। बहुत देखो, बापूजी से भी आए थे, 1000 संत आए थे बापूजी के पास। और बापूजी से बोल रहे आप एक बार हाथ बोल रहे मैं हम लोग देश में क्या कर देते हैं, बस एक बार बोल रहे आप जो करना है करो, अभी सारे देश को हम तहस कर देंगे। इसलिए बापूजी बोले हमारा चेहरा है, उसको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, मतलब अभी कुछ तुम लोग करो नहीं। बापूजी चुप है, एक बार हाथ के बोलने साथ को तो ना जाने क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? सही बात। अभी जो पीछे हाथे लगे, इनके पीछे जो करवा रही है, वो तो अभी पीछे हट जाएंगे सब कुछ करके, ठीक है? अच्छा। उनको क्या लेना देना है? इंडिया न्यूज को ये ऑडियो क्लिप पीड़िता के वकील मनीष व्यास ने दी है। उनका कहना है कि सोमवार को इसकी सीडी वो कोर्ट में सौंपेंगे। इस ऑडियो को आवश्यकता पड़ने पर मैं न्यायालय के सामने जाहिर करूंगा साहब कि किस तरह की ये धमकियां जो है वो आ रही है, और तो और वो धमकियों के जरिए ये आगाह कर रहे हैं कि बदल दे, अदरवाइज ये हो जाएगा। सोमवार को आसाराम की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर है धमकी की ये सीडी आसाराम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, यूपी में मानसून सत्र की शुरुआत अभी हुई है विधानसभा की, और जैसे ही कार्यवाही सदन की शुरू हुई, बीएसपी के विधायकों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर हिंसा के विरोध में झंडे और बैनर लेकर सदन के भीतर मौजूद हैं विधायक, और नारेबाजी यूपी सरकार के खिलाफ लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष का यह हंगामा बरपा है। आपको बता दें, पहले से ही खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर इस वक्त हंगामा बीएसपी के विधायकों का लगातार जारी है। आपको बता दें कि झंडे बैनर लेकर सदन के भीतर विधायक मौजूद हैं जो बीएसपी के हैं, और उनकी ओर से यह हंगामा किया जा रहा है। हंगामे को देखते हुए क्या सुचारू रूप से कार्रवाई चल पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले से ही तय माना जा रहा था जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी विपक्ष मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर हंगामा करेगा, और वही स्थिति जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई है तुरंत विपक्षी विधायकों की ओर से हंगामा शुरू कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा बीएसपी के ही विधायक इस वक्त विधानसभा के अंदर, तकरीबन चूंकि 97 विधायक हैं बीएसपी के, तो उनकी ओर से विरोध का सिलसिला लगातार जारी है।
वोट का खेल है चित्रा, वोट में जो है झंडे चलेंगे। वोट का खेल है, इस तरह की जानकारी अध्यक्ष जी की ओर से दी जा रही है। लेकिन देखना यही होगा कि विधानसभा के अंदर क्या कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत आज से हुई है। एक बार फिर से लौटते हैं आज की बड़ी खबर पर। आसाराम बापू के समर्थकों की ओर से धमकी दी जा रही है, न सिर्फ मीडिया को बल्कि पीड़ित परिवार वालों को भी। इन सब के बीच क्या जेल के अंदर ही रहेंगे आसाराम या फिर आज उन्हें बेल मिल जाएगी, ये भी बड़ी खबर है। इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिलोक त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता और आसाराम के समर्थक भोपाल से। इसके अलावा अखिलेश तिवारी, आसाराम के सपोर्टर, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी बने हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ वकील रविन्द्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। रविन्द्र जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पहले से ही पॉक्सो कानून और रेप के तहत मामला दर्ज है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं आसाराम की, लेकिन इन सब के बीच एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें आसाराम के सेवादार की ओर से पीड़ित पक्ष को धमकाकर ये कहा जाता है कि बयान वापस ले लो वरना जान से मार दिए जाओगे। क्या ये माना जाए कि जमानत में मुश्किल पैदा कर सकता है ये ऑडियो टेप? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि जो धाराएं आसाराम पर लगी हैं उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि 6 महीने तक आसाराम जी को किसी भी तरह की कोई जमानत किसी भी अदालत से हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। दूसरी बात, जो आज की टेप की बात आपने की कि नई टेप आई है, मेरा ये अनुभव है पुराना कि जब भी कोई महत्वपूर्ण मुकदमा होता है और जब उसमें मीडिया की पूरी रुचि होती है तो ऐसे तथ्य लगातार आते हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें आसाराम के लोग करते रहे हैं। आसाराम या बहुत सारे जो साधु समाज के लोग हैं, उन लोगों के अगर अंदरूनी काम करने के तरीके को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट बना रखा है। पूरा इस तरह का एक डिपार्टमेंट बना रखा है कि गुंडे बदमाश उनके पास रहते हैं, पूरे ऐसे लोग रहते हैं जो कि चीजों को मैनेज करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आसाराम का एक पुराना साधक था राजू चांडक, मैं उसका वकील रहा सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, यूपी में भी। और उसमें होता ये था कि आसाराम के लोग जो है अदालत में जाते थे और अदालत में जाकर वो जो है, जब राजू चांडक को एक अदालत से जमानत मिल गई तो उन्होंने जो है उसकी वहीं पे निकलते ही बाहर पिटाई की और अच्छी तरह पिटाई की। पुलिस में FIR दर्ज हुई और मजे की बात है कि राजू चांडक के खिलाफ दोबारा उसी कोर्ट से वारंट निकला, लेकिन जिन लोगों ने उसको पीटा, पुलिस ने जिसके खिलाफ FIR दर्ज की, उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। बिल्कुल, तो, और ये कई मामलों में हम देखते हुए चले आ रहे हैं। चूंकि आसाराम एक खास व्यक्ति हैं और इसी वजह से कई बार हमने देखा है कानून भी उनके लिए पीछे काफी धीमी रफ्तार से चलता है और यही वजह है कि बकायदा 30 तारीख का वक्त भी उन्हें दिया गया था पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए। हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। इन सब के बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जीतू सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं। चूंकि वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी आसाराम का केस लड़ रहे हैं और जोधपुर हाईकोर्ट के लिए वो रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से जाते वक्त उनकी ओर से कहा क्या गया था, ये सुनाते हैं आपको। प्रेस की बेजवाबदारी है, आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो, देखो पूछ बात नजर में आता है कहां से ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। प्रेस की बेजवाबदारी है, आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो, देखो पूछ बात नजर में आता है कहां से ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। राम जेठमलानी को आप सुन रहे थे। चूंकि केस लड़ने जा रहे हैं आसाराम को और इसी वजह से इस केस को जीतने की कितनी तैयारी उनकी ओर से की गई है, उनके बयान से कम समझा जा सकता है कि सीधे सीधे पत्रकारों को भी धमकी देते हुए राम जेठमलानी नजर आए। और यहाँ पर जीतू सोनी, आपका मैं रुख करते हुए सवाल बड़ा यही उठ रहा है, साम दाम दंड भेद हर हथकंडे अपनाते हैं आसाराम अपने आप को मजबूत रखने के लिए और वही कोशिशें एक बार फिर से तेज की जा चुकी हैं। एक तरफ अब राम जेठमलानी जो उनका केस लड़ने जा रहे हैं वो धमकी देते हैं दिल्ली में पत्रकारों को भी और पूरी तरह से निर्दोष करार देते हैं आसाराम को, तो दूसरी तरफ उनके सेवादार श्याम पेंटर की ओर से बकायदा पीड़ित परिवार को फोन करके धमकी दी जाती है। इस पर प्रतिक्रिया आपकी। चित्रा जी, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा प्रेस पर हमला है, प्रेस की स्वतंत्रता पे पूरी तरीके से हमला है और इसके लिए जो कोई जिम्मेदार है तो वो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हमेशा बेनकाब मीडिया करता रहा है और ये उनकी बिल्कुल घबराहट है। ये उनके वकील भी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से ये धमकाया जा रहा है। मेरा यहाँ पर यह कहना है कि इस तरह की धमकी यहाँ पर हमें भी मिली है और इसकी मैंने रिपोर्ट भी इंदौर की पुलिस चौकी में करा चुके हैं हम लोग। तो ये सब चीजें होना जायज है
मीडिया से यदि आपको कोई आपत्ति है तो आपको सीधे अदालत है आपके पास में। इसके अलावा कई ऐसी बॉडी है जहां पर आप उसकी शिकायत करते हैं। आज जैसे रेगुलेशन एक बॉडी का गठन भी किया गया है जो मतलब अघोषित रूप से एक सेंसर बोर्ड का काम करती है मीडिया के लिए। इसी तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत ही ज्यादा आप किसी बात से आपको तकलीफ है तो अदालत के द्वार खुले हुए हैं। इस तरीके से मीडिया पे प्रतिबंध लगाने के फरमान जारी करना ये तो एक तरीके से फतवा जारी करने जैसा हुआ ना। इंडियन न्यूज के खिलाफ तो मोर्चा खोल दिया है आसाराम के समर्थकों ने और चैनल नहीं देखा जाए बकायदा पॉम्पलेट्स भी बंटवाए जा रहे हैं। खूब देखे हैं आसाराम के समर्थकों ने, रात आपका चैनल खूब देखा है। रात के जो दोबारा रिपीट हुआ है वो ऐसा है कि देखो साधु संतों के ना श्रीमान मैं आपको ये आपने अपनी बात कर ना ये संत बार बार आप इसको कह के मतलब संत समाज का अपमान कर रहे हैं। अरे मेरे शब्द है ना, आप अपना शब्द रखिए ना। किसी पर आरोप लगते ही मैं उसको अपराधी नहीं मान सकता हूं, कल आप पर भी लगेगा ना। तो जब तक साबित नहीं होगा आपको हम पत्रकार ही कहते रहेंगे। मैं भी एक पत्रकार हूं, देश मुझे भी जानता है कि मैं जो बोलता हूं वो उस पर मेरा एक स्टैंड होता है। जी आपका ये कहना ना तो मेरी बात सुनिएगा प्लीज। ना बात काटने का नहीं है। इन पे कई ऐसे आरोप जो हैं जो अदालत में आरोप तक है और जो सामने आप जब एक पत्रकार हैं तो मैं जी तो आप जब एक पत्रकार हैं तो आप ये जानते होंगे कि इन पे आरोप है कि एक लंबी फहरिस्त है और वो जितने भी आरोप लगे हैं वो अभी तक सत्य पाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऐसा नहीं है। आप मैं भी जानता हूँ। आप अपनी बात पूरी करें एक बार। अखिलेश तिवारी का हम रुख कर लेते हैं। ये नहीं उन्होंने टोक दिया। ऐसा है कि देखो राम जेठमलानी जी ने मैं फिर दोहराऊंगा, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है। उन्होंने सीधी बात कही है कि एक निर्दोष व्यक्ति जब फंसता है तो उस पर क्या गुजरती है ये तुम लोगों को तब पता चलेगा जब खुद जेल जाओगे। करना होगा ना कि वो कितने निर्दोष हैं। वो उनके वकील हैं तो वैसी बात बोलेंगे ही। वो वकील हैं तो वैसी बात तो बोलेंगे ही। अब जी एक बार अखिलेश तिवारी का रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी सवाल बड़ा ये उठता है, सांच को आंच नहीं, ये एक कहावत है। अगर इतने ही सच्चे हैं आसाराम तो फिर हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को डराने धमकाने का काम उनके सेवादारों की ओर से क्यों किया जा रहा है? मैडम एक बार ये सत्य है कि ये सब षड्यंत्र का एक नमूना है। जिस प्रकार से अभी अधिवक्ता राम जेठमलानी जी ने कहा है कि जिस प्रकार से मीडिया में ट्रायल चल रहा है और किसी भी जो विषय अदालत में प्रालंबित है और उसको अपराधी कहा जाए और ट्रायल उसका मीडिया में चले। अभी वो पत्रकार महोदय जो बोल रहे थे वो कह रहे हैं मीडिया पे हमला है, तो क्या आपका जो विषय ट्रायल चल रहा है वो धर्म पर हमला नहीं है? तो ये सरासर ये एक षड्यंत्र का निगाह दिख रहा है। इस देश में कानून का राज है, कानून देखिए क्या निर्णय देता है। उसके पहले ही किसी व्यक्ति को इस प्रकार से जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है वो सदा निंदनीय है। आरोप लगाया जा रहा है सदा निंदनीय है। हालांकि चूंकि मामला अभी कोर्ट के अंदर ही जारी है और देखना यही होगा कि बेल क्या उन्हें मिल पाती है या फिर जो ऑडियो कैसेट सामने आया है वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर त्रिलोक जी आपसे मेरा सीधा सवाल ये है, सरकार बदलने का इंतजार किया जा रहा है आसाराम के समर्थकों की ओर से ये धमकी देते हुए कि 6 महीने में सरकार चली जाएगी, उसके बाद हम देख लेंगे तुम्हारा क्या होगा। आपकी ही सरकार है, चाहे राजस्थान या फिर केंद्र की बात करें। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं आसाराम जी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं निष्पक्ष बात करूंगा। मैं आसाराम जी का कोई वकील नहीं हूं और जिस प्रकार से वो मीडिया को धमका रहे हैं वो भारत जैसे लोकतंत्र में निंदनीय है। और जहां तक उनको केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार का सवाल है तो हम ये स्पष्ट कर दें, चाहे राजस्थान की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो आगामी चुनाव है उसके बाद कांग्रेस की सरकार ही बननी है। लेकिन कांग्रेस का इस आसाराम के प्रकरण से कोई भी लेना देना नहीं है। वे स्वयं अगर अपने आप को निर्दोष हैं तो साबित करें और भारत की न्याय प्रणाली में वो विश्वास रखें कि अगर निर्दोष होंगे तो भारत की न्याय प्रणाली उनके साथ न्याय करेगी। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सख्त सजा मिलेगी। सख्त सजा मिलेगी दोषी पाए जाने पर। और पूरा देश भी इंतजार कर रहा है कि जो सच है सच ही सामने आए और इसी वजह से लगातार हमले जो है आसाराम की ओर से किए जा रहे हैं ताकि लोगों की आवाज को दबा दी जाए। एक बार हम लोग ये चाहते हैं पत्रकार लोग की अपराध साबित होने के पहले ही सजा दे दिया जाए।
ये बहुत अच्छा। हम लोग इतने प्रतीक्षा के लिए तैयार नहीं है कि उनका कोर्ट में मामला चले और फिर बात कहना चाहूंगा कि विरार मुंबई से एक श्रीमती वीणा चौहान है, आप उनको फोन पे लीजिएगा, जिन्हें जहर देके जान से मारने की कोशिश की गई थी। आप ये वीणा चौहान के नंबर है 9960603234। लंबी फहरिस्त है जीतू सोनी। केवल एक आरोप नहीं लगे हैं आसाराम के ऊपर, चाहे उनके आश्रम में बच्चों की मौत का मामला हो या फिर खुद के ही साधकों को धमकी देने और जान से मार देने की धमकी, और अब तो बकायदा उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लग चुके हैं। बावजूद इसके कम से कम जो आसाराम के समर्थक हैं उन्हें समझना होगा इस बात को कि सच्चाई क्या है, और आंख बंद करके किसी भी संत के ऊपर भरोसा कर लेना भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मार्तंड जी, लगातार जो धमकी देने का सिलसिला है वो जारी है, जेल के अंदर है मौजूद आसाराम, लेकिन उनके समर्थकों की ओर से ये कहा जा रहा है, बकायदा उनकी ओर से अगर मैं ऐड करूं, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे, पीड़ित परिवार को, इसके अलावा सारे देश को तहस नहस करके रख देंगे अगर एक इशारा करते हैं आसाराम। तो ये संतों की भाषा है, ये संतों के समर्थक हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आज हम सत्य या सिद्धांत के साथ नहीं हैं, स्वार्थ के साथ हैं। वह चाहे राजनीति हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे ये हो। मुश्किल इसमें यह है कि आज जिन मामलों को उठाया जा रहा है, इतने आश्रम, एक क्या रातों रात ये इंक्रोचमेंट हो गया था? अब तक सरकार कहां थी? मेरा शुद्ध मानना यह है कि राजनीति के अनुकूल और विपरीत होने का यह दुष्परिणाम सामने है। बिल्कुल, मैं कतई नहीं मानता कि पुलिस निष्पक्ष हो सकती है। आसाराम जी पर पहले भी आरोप था, अब भी आरोप है, और हमें उन्हें आरोपी ही कहना चाहिए। और धर्मगुरु होने के नाते मेरा उनसे भी निवेदन है, हम सबसे निवेदन है कि सत्य को सामने लाने में वो मदद करें। बिल्कुल, हम राम जेठमलानी जी से उम्मीद नहीं करते, वो तो पैसा लेकर मुकदमा कर रहे हैं। एक बार राम जेठमलानी जी से एक बार मैंने एक इंटरव्यू में एक सवाल किया, हमने कहा अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो कहता है कि मैंने हत्या की है तो आप उसको बचाएंगे? उन्होंने कहा ये हमारा प्रोफेशन है। मैंने कहा अगर आपकी बेटी की हत्या करके कोई आ जाए और आपको कहे जो पैसे चाहिए लीजिए, बचाएंगे? वो नहीं बोल पाए। तो हमें यहां पर भी देखना होगा, आज राजनीति, वकालत, संत, और एक बात, आसाराम जी का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, इतना आसान नहीं है। और आज की तारीख में उनसे ज्यादा भक्त किसी के मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, और वो आसान बात 4 करोड़ हैं नहीं, जो उनके समर्थकों की ओर से, चूंकि वक्त की कमी है इस वजह से माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, चूंकि पूरा मामला कोर्ट में है। देखना यही होगा कि बेल मिल जाती है आसाराम को या फिर जेल के अंदर ही बाकी भी वक्त उन्हें गुजारना पड़ सकता है। इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये यूपी विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें जबरदस्त हंगामा हुआ है, और ये देखिए बीएसपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सरकार विरोधी नारे उनकी ओर से लगाए गए हैं। काफी ज्यादा गुस्सा, आक्रोश, और इस वक्त ये कहना काफी मुश्किल है कि इतनी आसानी से जो सदन है विधानसभा का वो चल पाएगा उत्तर प्रदेश में। क्या कर रहे हो यार? हिंदू मुस्लिम की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्यारी सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हत्यारी सरकार को। यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीएसपी के विधायकों को आप सुन रहे थे। विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आसाराम के समर्थकों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। इंडिया न्यूज की टीम के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है छिंदवाड़ा से, जहां पर हमारी टीम के साथ आसाराम के समर्थकों ने बदसलूकी की है। छिंदवाड़ा आश्रम के बाहर बदसलूकी की गई है। आपको बता दें आसाराम जो पिछले 14 दिनों से जेल के अंदर मौजूद हैं, 2 तारीख को ही उन्हें जेल भेज दिया गया था। कोर्ट की ओर से फिलहाल आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है जोधपुर हाईकोर्ट में, लेकिन उसके ठीक पहले उनके समर्थकों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। और इंडिया न्यूज की टीम के साथ ये चौथी बार बदसलूकी का मामला सामने आया है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार हमारी टीम जब भी कोई बाइट लेने के लिए या फिर रिपोर्टिंग के लिए जाती है तो उनके समर्थक बदसलूकी पर, गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं।
महेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। महेश, एक बार फिर से वही गुंडागर्दी आसाराम के समर्थकों की ओर से, बहरहाल हुआ क्या है, जरा विस्तार से बताइए आप। ये एक्चुअल में हुआ ये है कि हमारी इंडिया टीम की न्यूज आज सुबह से शिल्पी को ढूंढने आश्रम के जहां पर वार्डन थी शिल्पी, वहां पर जब पहुंची इंडिया न्यूज की टीम, तो वहां के सबसे पहले जो गार्ड है उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिया, हमको कार्य करने से रोकने का प्रयास किया, कैमरामैन पर झूमाझटकी करने की प्रयास की। और उसके बाद जब हमने वहां से फुटेज बनाना जब चालू किया तो फुटेज बताते समय भी हमारे को धमकी दी गई और रोकने का प्रयास किया गया। और लगातार उसके बाद में साधक लोग जब वहां इकट्ठे होने लगे तो साधकों ने भी हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। इंडिया न्यूज के कैमरामैन से कैमरा को छुड़ाने की कोशिश, गाड़ी की चाबी जो है वो निकालने की कोशिश की गई और इस तरह से आतंक फैलाने का जो काम वहां पर आश्रम के लोगों ने किया वो निश्चित रूप से काफी मतलब दुखदायी है। और लगातार कल भी इंडिया न्यूज के जो है छिंदवाड़ा के जो है उस तरह से कैमरामैन को भी रोका गया था, थाने के अंदर बदसलूकी की गई थी और लगातार वे इंडिया न्यूज के लोगों पर आक्रमण करने की बात करते हैं। और पुलिस भी इस मामले में आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने अभी तक उन साधकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज भी इंडिया न्यूज की टीम पर जो हमला करने का जो प्रयास किया गया है उसको लेकर के हम वहाँ काफी परेशान थे और लगातार हमारे साथ जो लोग वहाँ से टीम के लोग जो सदस्य थे वो भी भयभीत थे और लगातार इस तरह की प्रक्रिया चित्रा वहाँ पर आश्रम के समीप हो रही है और इस तरह की घटनाएं जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। और आश्रम के साधक जितने हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिस की भी उनको कोई चिंता समझ में नहीं आती। चित्रा, महेश हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहेंगे। एक बार फिर से आतंक फैलाने की कोशिश और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की गई है। आसाराम के समर्थकों की ओर से गुंडागर्दी लगातार जारी है और मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए इसके लिए अब बकायदा हाथापाई पर भी उतारू हो गए हैं आसाराम के समर्थक। और हमारे जिस सहयोगी शिवनारायण के साथ बदसलूकी का ये मामला सामने आया है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, विस्तार से बताइए हुआ क्या है आपके साथ। देखिए चित्रा, सबसे पहली बात हम लोग वहाँ आश्रम पे पहुंचे और हम लोगों ने शिल्पी के बारे में पूछताछ शुरू करी। तो उसके बाद में जो आश्रम के गेट पे गार्ड मौजूद था उसने अंदर किसी को फोन किया और फोन करने के बाद में चूंकि मेन गेट तो बंद था, साइड पे 4-5 लोग बाइक पे उतरे और धीरे धीरे उनकी भीड़ बढ़ती गई और उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये क्या कर रहे हो, बदतमीजी करी। उन्होंने कैमरामैन के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी और यहाँ पे जो हमारे छिंदवाड़ा के स्टिंगर हैं उनके साथ बदसलूकी की गई वहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग को बोला गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। कुल मिला के उन्होंने ये हम लोगों को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। साथ ही साथ जो हमारा कैमरा था, हमारे कैमरे यूनिट के साथ छेड़छाड़ की गई, कैमरा बंद कराने की धमकी दी गई और उन्होंने बोला कि अगर आप कैमरा बंद नहीं करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। चित्रा, तादाद कितनी होगी इनके समर्थकों की? जी, तादाद तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा समर्थक वहाँ पे मौजूद थे। पहले तो 4-5 लोग वहाँ पे आए और उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई क्योंकि वो बहुत बड़ा 32-35 एकड़ में पूरा इलाका फैला हुआ है तो हर तरफ से समर्थकों की भीड़ बढ़ती गई और तकरीबन 20 से 25 हो गई और वहाँ पे हमारी गाड़ी भी फंसी हुई थी। तो हम लोगों ने थोड़ा संयम से वहाँ पे निकलने की कोशिश की और हम लोग वहाँ से फिर निकलने में कामयाब हुए। चित्रा, बिल्कुल, इधर एक तरफ छिंदवाड़ा में जहां आसाराम के समर्थक बदसलूकी पर उतर आए हैं और इंडिया न्यूज की टीम के साथ बकायदा मारपीट कर धक्का मुक्की की गई है। इसके अलावा गाड़ी की चाबी छीन ली गई है, कैमरा भी तोड़ने की कोशिश की गई है, यानी कि गुंडई आसाराम के समर्थकों की ओर से लगातार जारी है। आसाराम जेल के अंदर मौजूद हैं लेकिन दंभ और गुरूर उनके समर्थकों का बाहर लगातार जारी है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि मोक्ष की घुट्टी पिलाने वाले आसाराम के समर्थकों का चाल चरित्र और चेहरा समय के हिसाब से इतना गंदा क्यों होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो पीड़ित परिवार है बकायदा धमकी देते हुए आसाराम के सेवादार श्याम पेंटर ने कहा है कि करोड़ों शिष्य हैं आसाराम के, एक इशारा अगर आसाराम कहेंगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के। और वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया न्यूज की टीम के साथ बदसलूकी लगातार जारी है। आसाराम के वकील राम जेठमलानी दिल्ली में धमकी देते हैं मीडिया को, आसाराम के समर्थक छिंदवाड़ा में धक्का मुक्की करते हैं। आसाराम के समर्थकों की ओर से हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन के साथ फ्लाइट के अंदर जब आसाराम को जोधपुर ले जाया जा रहा था उस दौरान धक्का मुक्की की गई थी और यही स्थिति भोपाल में भी पैदा हुई थी जब इंडिया न्यूज की ओबी वैन के को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश आसाराम के समर्थकों की ओर से की गई थी। गुंडई लगातार जारी है, जेल के अंदर हैं आसाराम लेकिन उनके समर्थक बाहर लगातार इस वक्त मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं।
हमारे साथ कई मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। जीतू सोनी, एक बार फिर से आपका रुख मैं करती हुई, चूंकि आप इस वक्त भोपाल के अंदर ही मौजूद हैं और भोपाल में ही सबसे पहले हमारी ओबी वैन को निशाना बनाया गया, उसके बाद फ्लाइट के अंदर हमारे संवाददाता से बदसलूकी, इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जो समर्थक हैं आसाराम के, वो दर्शाने की कोशिश क्या कर रहे हैं आखिर? ये दर्शाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जो इनसे टकराएगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। उनका एक सीधा सा बात है, उनका एक सीधा सा नारा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये धर्म माफिया है, ये एक तरीके से संत नहीं, ये एक शैतान है और इसको आज नहीं कल इसी मीडिया के मार्फत से लोगों को समझना होगा और लोगों को ये जानना भी होगा और ये हकीकत सामने आएगी बहुत जल्दी ही, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो व्यवहार है, मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि ये आए दिन इनकी धमकियां और इनके जो कुकृत्य हैं, उसके लिए एक छोटा सा एक फोनो आपको लेना चाहिए। वीणा चौहान जो मुंबई की हैं, उनसे उनको जहर देके मारने की कोशिश की गई थी और उनको आप चाहें तो इन जितने यहाँ बैठे हैं उनको भी आप बता सकते हैं और जनता को भी बता सकते हैं कि किस तरीके से वो षड्यंत्र ना ठीक है। अवधेश जी, लेकिन कई बार आ चुका है, पर ये ताजे संदर्भ में इनको जानकारी तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। त्रिलोक जी का हम लोग कर लेते हैं। त्रिलोक जी, ऐसा लगता है जैसे आप उनके प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। हम कोई आसाराम के खिलाफ नहीं है, हम आसाराम संस्कृति के खिलाफ हैं। जो इस मीडिया का धर्म है वो निभा रहे हैं कि मीडिया आपको भी जानता हूँ, पर्सनल अटैक पर मत उतरिए, अनावश्यक बातें नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक बात मत करिए। पत्रकार आप बिल्कुल जानते होंगे, जानते होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे, आप जानते हैं तो आप ये समझिएगा। अरे तो आप ये मानिएगा, नहीं आप इस तरीके से आप ये प्रवक्ता नहीं तो क्या है, आप जिस तरीके से आप मुझे जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे। टोका नहीं गया है, आपको टोका नहीं गया, अपनी बात रखिए। पत्रकारिता हकीकत में मैं ही पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको, मैं उस पर आना नहीं चाहता हूँ। गलत तरीका है, पर्सनल बात क्यों किया आपने? ना आप सब जानते हैं आप अपना पोथी लेके रखे हुए हैं, आप अपना रखिए, लड़िए। जानते होंगे तो आप अपनी भैया आप अपनी बात करो ना, आप दूसरे के बारे में कैसे टिप्पणी करते हो? किस शिद्दत है? आप अपनी बात रखिए, दूसरे के बारे में हमारे बारे में आप टिप्पणी। आपको बात सुनने का चाहिए। नहीं इतना थोड़ा ही है कि आपके सुनने के लिए यहाँ नहीं ना बैठे हुए हैं लोग कि आप जो बोलते रहेंगे वही लोग सुनता रहेगा पब्लिक के सामने। अरे भैया, आपका प्रवचन सुनने के लिए लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, अपनी बात भी रखनी है, अपनी बात रखनी है। अनावश्यक छिंदवाड़ा में जो है इस प्रकार से, अरे चुप रहिए ना, प्रवचन आप लोग दे रहे हैं। अरे आपकी बात लंबी सुनी गई है और पहले भी हम लोगों ने सुनी है, आपके पास पूरी लिस्ट है, आप अपनी पत्रकारिता में छापते हैं, आप छापते नहीं सुनो, नहीं पहले बात सुनो, अखिलेश के पास जाना, अखिलेश जी के पास भी जाना। इस प्रकार से जो भी हो रहा है ये गलत है। सवाल है कि कोई भी पत्रकार काम करता है, उसको काम करने की आजादी होनी चाहिए। तो आप समर्थन सुनो, पहले पूरी बात समझो। मैं आसाराम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये गलत तरीका है। मैं केवल ये कह रहा हूँ, जैसा माधव का गलत हो जाता है, मार्तंड स्वामी जी ने कहा, मुझे इनका पुराना नाम याद आ जाता है, आरोप को आरोप बताया जाए। किसी को भी हम एक पत्रकार के नाते हम फैसला देने वाले नहीं होते हैं। आज आसाराम का मामला है, बहुत सारे लोगों पर चला, बिल्कुल दे रहा है, लेकिन जुबान को बंद रखने के लिए बिल्कुल दे रहा है, बाकी नहीं रह गया है आसाराम के समर्थकों की ओर से। चल सकते हैं ना बैठे हुए अखिलेश तिवारी? नहीं तो गलत अखिलेश जी, एक बार अवधेश जी, किया जाएगा। पत्रकार का काम जो है, हमारा काम ऐसा ही जोखिम में करना है। हम लोग इससे ज्यादा मार भी खाए हैं, गए भी हैं सब जगह, कोई आज से नहीं कर रहे हैं, और आए हैं और फिर काम किए हैं। जो कुछ बन पड़ा है लाए हैं उसकी छानबीन करके, तो ये ऐसा होता है, लेकिन ये गलत है। पत्रकार का काम आपके खिलाफ भी लिखना है, खिलाफ भी बोलना है, समय पड़ेगा तो समर्थन भी करना है। समाज के हर सत्ता को पत्रकारों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करना चाहिए, और बड़े धर्म संस्थान है, उनको अपने कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि भाई पत्रकार अपना काम कर रहा है, उसको करने दो। यहाँ पर तो इशारे का इंतजार किया जा रहा है कि इशारा कर दे तो देश को तहस नहस कर देंगे। जीतू जी, हम आपके पास आते हैं। अरे जीतू सोनी एक उनके खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, वो मीडिया ने अपना धर्म नहीं निभाया होता, उनकी अपनी सीमाएं। आज आसाराम क्या जेल के खिले में लाखों के पीछे होते क्या? आज अखिलेश तिवारी जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए इस तरह की करतूत पर उतारू क्यों हो गए हैं आसाराम के समर्थक? अगर उनको इतना ही भरोसा है आसाराम के ऊपर, और सही बात है ना, अगर वो सच्चे हैं तो कानून की ओर से उन्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर मीडिया के कैमरों को तोड़ना, बदसलूकी करना, धक्का मुक्की करना, पूरी तरह से गुंडई पर उतारू हो गए हैं आप लोग। तो
मैडम, अभी आपके पत्रकार जो महोदय बोल रहे हैं, गुंडा और शैतान जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, ये अगर लोगों को उकसाने का काम करेंगे उसी शब्दावली में लोग जवाब देंगे। पहले संयमित, आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपकी भाषा जिस प्रकार से बोली जा रही है, आसाराम कर रहे हैं, भाषा पे नियंत्रित कीजिए। कर चुका है, ये आसाराम लोगों को धमकाता है, ये महिलाओं की अस्मिता से खेलता है, ये मैं अंत तक कहता रहूंगा। आप इसी प्रकार से मीडिया और जनता से लड़ाने का काम करने जा रहे हैं। अगर आपकी हिम्मत होती है, विषय अदालत में डालिए, न्यायपालिका अपना काम करेगी। जनता से नहीं, मीडिया में बैठ करके इसमें के जो पत्रकार हैं, अखिलेश जी, आप लोग को कहाँ काम करने दे रहे हैं? पुलिस वालों को भी घूस देने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं आसाराम के समर्थकों की ओर से। मीडिया पे हमला कराने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। काम तो आप लोगों की ओर से किया जा रहा है ना अखिलेश जी? पहले आपको अपने भाषा पर नियंत्रित, आपको किसी अच्छी चीज के लिए उकसा दिया जाएगा, क्या आप वो काम करेंगे? कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होगी। रविंद्र कुमार जी, मीडिया पर हमला लगातार जारी है आसाराम के समर्थकों की ओर से। अगर ये पूरा मामला थाने तक पहुंचा है तो क्या कार्रवाई लोगों के खिलाफ हो सकती है? जो आसाराम के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि दंगा हो, फसाद हो या लोगों को डराया जाए, वो दरअसल प्रशासन को एक तरह से संकेत देना चाहते हैं कि हम लोगों के से अगर आप टकराएंगे तो हम कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर देंगे। आपको याद में दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के शाही इमाम होते थे सैयद अहमद बुखारी, उनके खिलाफ जो है बिहार की कई अदालतों ने वारंट जारी किए और आपको आश्चर्य होगा कि अहमद बुखारी के प्राणांत तक उनका एग्जीक्यूशन कोई भी पुलिस अधिकारी जामा मस्जिद थाने का नहीं कर पाया। तो उसी तरह की एक परंपरा इन लोगों को लगती है कि अगर हम भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, अगर हम भीड़ का डर दिखाएंगे तो प्रशासन डर जाएगा और प्रशासन के डरने के साथ साथ जज भी डर जाएगा, क्योंकि जजों को भी के ऊपर लगे आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अंधभक्ति समर्थकों की ओर से कैसे की जाती है। जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में करने का मामला हो, वो भी एक दो जगह नहीं और हर जगह अब तो कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कई जगहों पर आसाराम के आश्रम के कब्जे को हटाए जाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से। उनके गुरुकुल में 2 बच्चों की जान चली जाती है। उनके राजू चंडोक जो सेवादार है उसे समर्थकों और फिर अब यौन उत्पीड़न बचा है क्या? अब भेष बचा है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी अंधभक्ति उनके समर्थकों की लगातार जारी है। इस समय जब वो जेल चला गया है बेचारा, तो उस पर सारा लिया। और हमारे रविंदर जी कह रहे हैं, हमारे ये पुराने मैं समझता हूँ 22-23 साल के हम लोग परिचित हैं, बहुत सारा मामला लड़े हैं। आप बताइए, देखिए आसाराम अपराधी हो सकता है, अभी आया है कि हमले का प्रयास किया गया है, वो भी लड़का ये कह रहा है कि हम लोगों पर हमले का प्रयास किया गया है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब से वो अरेस्ट हुए हैं, क्या कभी सुना है कि उनके लोगों ने हिंसा करके किसी को मारा हो, किसी को घायल किया हो? अरे आप चुप रहिए ना जीतू जी, दूसरे का भी सुनिए। तब कभी सुना है आपने? जरा इनसे पूछ रहा हूँ। आप ये इनसे पूछ लूँ, आप ये तो देखिए मीडिया पर हमले हुए हैं, बना देना किसी बात बना देने की नहीं, बात बना देने की नहीं है, बकायदा हमला किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सूरत वहाँ पर जब कब्जा लेने के लिए गई तो जमीन पर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिविल का मामला होगा, वो फाइनल होगा। सूरत में आप फिर कैसी बात कर रहे हैं यार? मर्दन जी, आपसे मेरा सवाल है, आपके तरीके से ही केवल बात नहीं हो सकती है, सबके अपने तरीके हैं, सबके अपने तरीके हैं। आपके पास विशेष देखने का यंत्र है, आप पूरा देश देख सकते हैं, हम लोगों का यंत्र थोड़ा सीमित है, सीमित ही देख के बात करते हैं। देखिए, आज एक निवेदन मेरा सुन लें कि आज पूरे देश में भीड़ तंत्र ही हावी है, वो चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। कानून और नीति नैतिकता बहुत पीछे रह गई है और ये रातों रात 15 अगस्त के बाद ही यह सब कुछ स्वतंत्रता आई है। इसके पहले जो जांच असली में होनी चाहिए कि 15 अगस्त के पहले अगर आसाराम जी ने गलत कार्य किए थे तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, मूल बात यह है। और आज क्या हुआ देखिए, सरकार और पुलिस के ऊपर सरकार नहीं, लेकिन इंडिया न्यूज को उठाने से दुरुस्त है, कभी तो कानून का शिकंजा कसा ना आसाराम के ऊपर। बिल्कुल कसा जाना चाहिए, इंडिया न्यूज को मैं बधाई भी देता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ही मानना है कि हमने समर्थक और विरोधी में बांटने के बजाय सत्य की ओर ले जाना चाहिए। अभी जो सारे हर काम में प्रयास यही होता है कि वो हमारे समर्थक वो विरोधी, उन्होंने साजिश किया, इसमें भी यही होगा। ये जो 6 महीने की बात कही जा रही गलत नहीं है। अगर आसाराम जी
माँ और बेटे का नाम नहीं लेते तो शायद ही नहीं, तो कौन मंत्री उनके यहाँ सर झुकाने नहीं जाता, कौन उनकी भीड़ का लाभ नहीं उठाएगा। और खाली अकेले वो धर्मगुरु हैं क्या जो ये हो रहा है? कितने धर्मगुरुओं ने जमीन पर कब्जा कर कितनी कार्रवाई होती है? ये सिर्फ सवाल ये है। इंडिया न्यूज को मैं फिर बधाई देता हूं, आप अपनी जगह खड़े रहिए, आपका कुछ नहीं होना है यह। और एक बात और बताऊं, जब भीड़ होती है उसका विवेक नहीं होता, ये विवेक जागृत करना चाहिए। और आसाराम जी का भी दायित्व, उनके समर्थकों का भी दायित्व है कि वो खड़े हों, सत्य आपके पास आके खड़े हों, भैया सत्य ये है, सत्य ये जानो। कभी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी भीड़ को क्या नियंत्रित करेंगे इसकी उम्मीद करना भी बेमानी होगी। लेकिन त्रिलोक जी, अब इंडिया न्यूज की टीम पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, मीडिया का मुंह बंद रखने की कोशिशें आसाराम के समर्थकों की ओर से लगातार जारी है, इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज को बहुत ही बधाई देना चाहूंगा कि निष्पक्ष तरीके से जिस प्रकार से ये प्रवचनकर्ताओं को उनका चेहरा उजागर कर रहे हैं, तो ये पूरे देश की जनता उनका स्वागत करती है कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का पत्रकारिता के ऊपर हमला करना या उनके रिकॉर्डिंग करने को रोकना, ये पूरी तरह से निंदनीय है। जहां तक मेरा सोचना है कि इसके पीछे, इनके समर्थकों के पीछे, इनके अनुयायी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी हाथ है। वो उनको उकसाते हैं और हमला करने का प्रयास करवाते हैं। जहां तक हम पूर्व में देखेंगे तो आसाराम जी ने बचने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री और एक विधायक से पूरी सलाह लेकर अपने बचने का प्रयास किया, लेकिन वो जब दोषी पाए गए, उनके खिलाफ सबूत मिले तो उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की। आज वो न्याय के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी तो कदम देरी से उठाया ना त्रिलोक जी, मामला तो वहीं पर दर्ज था, दोषी तो कांग्रेस भी है। नहीं, इसमें कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस जो पुलिस अपना कार्य कर रही है, उसने पुलिस ने पहले तो ये प्रयास किया कि पूरे साक्ष्यों को अपने मौजूद किया जाए। जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, इंडिया न्यूज को किस तरह से देखने से रोक दिया जाए, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। अब इंदौर में इंडिया न्यूज की टीम को कवरेज से रोक दिया है, कैमरा तोड़ने तक की धमकी आसाराम के समर्थकों की ओर से दी गई है। आसाराम समर्थकों ने आश्रम की ओर जाने से रोक दिया है हमारी टीम को और उनकी बदसलूकी लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में अभी तकरीबन 15 मिनट पहले ये मामला सामने आया और अब इंदौर में कवरेज करने गई हमारी टीम को धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर आप अंदर गए तो आपका कैमरा तोड़ दिया जाएगा। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर आसाराम के समर्थक क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चाल चरित्र और चेहरे की बदौलत क्या वो आसाराम को बचा लेंगे। एहतियाब शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। एहतियाब, क्या कुछ हुआ है इंदौर में, बताइए जरा। चित्रा में बता दूं कि जहां तक हम लोगों की तरफ से कवायद की जा रही थी कि वहां के विजुअल्स बनाने थे और हम लोग आश्रम के पास में पहुंचे हैं तो आश्रम की ओर जो जाने वाली रोड है वहीं पर वो तथाकथित जो कहे जाते हैं सेवक हैं, उन लोगों ने रोका है, हमें कैमरा खोलने से रोका गया है और जहां तक बात की जाती है हमारी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। संख्या उन लोगों की काफी थी, अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बवाल होने की संभावना बन रही थी। और चित्रा, अभी भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वह विजुअल्स बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, हमारी टीम को रोक दिया गया है। इंदौर में भी तादाद इन समर्थकों की तकरीबन कितनी रही होगी एहतियात? चित्रा में बता दूं कि जहां तक ये समर्थकों की बात की जाती है तो समर्थक किसी भी तरह की वेशभूषा या गणवेश में नहीं है, वो साधारण व्यक्तियों की तरह खड़े हुए हैं, चाय की दुकानों के पास खड़े हैं, आसपास की दुकानों के पास खड़े हैं। जैसे ही इंडिया न्यूज की टीम देखी जाती है, जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो संख्या में तकरीबन 15 से 20 लोग एक साथ आते हैं और आके गाड़ी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि पीछे हटिए, आप लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कल बकायदा पंपलेट बंटवाए गए, जब उससे भी बात नहीं बनी तो अब सुबह से ही हमले काफी तेजी से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स के ऊपर लगातार जारी हैं। आखिर इससे मैसेज देना क्या चाहते हैं आसाराम के समर्थक? एहतियात चित्रा में बता दूं कि ये निश्चित रूप से एक बौखलाहट है कि एक जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने एक मुहिम बना के रखी थी, हम लोग जिस तरीके से आसाराम वाले को पूरी तरीके से पल पल की जानकारियां हम एकत्रित कर रहे थे, जनता के सामने वो सच को लाने की कोशिश कर रहे थे कि जो सच्चाई है, लेकिन उसकी बौखलाहट अब इंडिया न्यूज की टीम के साथ में निकाली जा रही है। इसके पहले भी इंदौर में मैं बता दूं कि हमला हुआ था, पूरी मीडिया के साथ में बदसलूकी की गई थी, यहाँ तक कि मीडिया को देशद्रोही तक करार दिया गया था आसाराम के समर्थकों ने। कम से कम आसाराम के समर्थकों से मीडिया के लिए नसीहत लेने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अखिलेश तिवारी जी, अब सवाल बड़ा ये उठता है, आप लोगों की बौखलाहट इस रूप में सामने क्यों आ रही है? आपके पास तमाम दूसरे भी विकल्प खुले हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए, मीडिया को कवरेज के लिए क्यों रोका जा रहा है?
सच को दिखाने से रोक दिया जाए, इस तरह की कोशिशें अब आसाराम के समर्थकों की ओर से क्यों की जा रही हैं? देखिए मैडम, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ प्रेस है। प्रेस पर हमला कोई भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन प्रेस के लोगों को भी अपने मर्यादा का पालन करते हुए जो सच दृश्य है उसको दिखाएं, उस पर जनता की आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपके स्टूडियो में बैठ करके एक वरिष्ठ पत्रकार गुंडा और राक्षस जैसे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे जन भावनाओं का एक अनादर होता है, उससे क्रोध बढ़ता है। नहीं तो आप ये बताइएगा कि आप कोई ना काय का अनादर होता है। ये धर्म के आड़ में धंधा करने वाले लोग हैं। आप इतना तो समझ लीजिए, ये संत नहीं है। आज इनके पास में इनकी गुंडा विंग होती है, इनके पास में इनकी लीगल विंग होती है, इनके पास में इनकी पब्लिसिटी की विंग होती है। ये किताबें बेचते हैं, ये दवाइयां बेचते हैं, ये धर्म की आड़ में क्या नहीं कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से संत कह रहे हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश जी, आपको उनके एक पॉजिटिव भी विषय देखिए। आज जो जनता या लोग समर्थन कर रहे हैं, सोनी जी जरा कृपा करके सुनिए। आज अगर उनका लोग समर्थन करते हैं तो उन्होंने करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण से रोका है। गौ हत्या के विरोध में सरकार तक उन्होंने आंदोलन किया है। और हिंदू आस्था किस प्रकार से बढ़े, हलो को उन्होंने हरिओम में बदला। इस प्रकार से कई पॉजिटिव भी विषय उनसे जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी, ये भी जोड़ लीजिए ना कि अरबों की जमीन पर कब्जा करके रखे हुए हैं आसाराम, इसको क्यों भूल जाते हैं आप? और ये भी जोड़िए ना कि बच्चों की मौत हो जाती है, काले जादू, काले टोने का आरोप लगता है और उस पर आसाराम कुछ भी नहीं कहते। आज उसके आड़ में आज अरबों रुपए की संपत्ति आपने एकत्रित करना है। धर्म की आड़ में संपत्ति पे आप लोगों ने कब्जे किए हैं, जीतू तो आप इसको बैठा लिया है। उन्हीं के पास सारा ज्ञान है। बाकी यहाँ सब जो बैठे हुए हैं ये सारे लोग आसाराम के समर्थक हो गए, बढ़त ज्ञान आपके पास में, ज्ञान आप उनके पास जो है वही सच है। तो आप उन्हीं को बोलने दो, उनको तो आप टोकते नहीं। वो बेचारे जब अपनी बात रखते हैं तो उनको टोक देती है। अखिलेश जी, जो तमाम बातें जोड़ रहे हैं उसके साथ ये भी बताए ना कि धर्म की आड़ में अरबों की संपत्ति भी बनाई है आसाराम ने। इस बात को वो क्यों नकारते हैं? पे करना है। चलिए, अब वो बोल रहे हैं तो उनको भी आप बोलने नहीं दो, किसी को आप बोलने नहीं देंगे। ऐसे बहस नहीं होती है, बेचारे को बोलने तो दीजिए। करने से कोई रोकता नहीं। जिस प्रकार से, मेरी बात सुनिए, जिस प्रकार से पुलिस भी बोल रही है कि मुझे धमकी मिल रही है। अब ये कितना हास्यास्पद है। अगर पुलिस को धमकी मिलती है तो उसके लिए उसी के पास में कापी और कलम है, वो FIR दर्ज नहीं करती क्यों? इसीलिए वो जेल गए हैं। मीडिया में मैं आपको बता दूं अखिलेश जी, ये बातें तब सामने आई थी जब जेल हो चुकी थी आसाराम को। सारा न्याय तंत्र खुला हुआ है। रविंद्र जी, इस बारे में भी दिलचस्प बात बताना सुनिए मेरी बात कि जब मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड का केस दायर किया तो अदालत ने मुझसे पूछा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में है, जरा सुन लेते हैं। पार्टी का नाम ले रहे हैं। जब मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड का केस नरसिम्हा राव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया तो तब के जो न्यायाधीश थे YK सब्बरवाल और DK जैन, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है? तो CBI के जो DIG थे, CBI के जो SP थे, CBI के जो DSP थे, उन्होंने कहा जी हमारी जान को खतरा है, हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर उन सबको 4-4 सिक्योरिटी वाले दिए गए। तो जहां तक ये वाली बात ये कह रहे हैं कि पुलिस अपने आप, पुलिस के पास वो है FIR क्यों नहीं लिख लेती, क्योंकि पुलिस जब लिखेगी उसके पास एक सबूत और एक कंप्लेनेंट चाहिए। पुलिस अपने आप में अगर कोई FIR दर्ज करेगी तो धारा 182 में होगी जो बड़ी पुलिस सत्यवादी हरिश्चंद्र के संतान नहीं कि घूस नहीं लेता है। आपने 10 केस लड़े हैं पुलिस के घूस लेने का। ये भारतीय पुलिस से बड़ा घूसखोर कौन हो सकता है? अवधेश जी, तो आपको दिक्कत कहाँ है? अगर एक पीड़िता को इंसाफ मिल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस वाले अगर ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं तो पुलिस वाला ईमानदारी से नहीं रखते। देखो, पुलिस हमारे देश का दुर्भाग्य है चित्रा। हम लोग लड़ते हैं ना, हम बहुत महिलाओं के उत्पीड़न का हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, केवल पत्रकार नहीं है। पुलिस जो है राजनीतिक आकाओं के अनुसार अपना बयान देती है। अगर ऐसा काम नहीं करती पुलिस तो आसाराम पहले ही जेल में होते, क्योंकि पहले ही कई सारे आरोपों के ऊपर लग चुके हैं। एक छोटा सा जवाब, चूंकि वक्त की कमी है इस वजह से चलते चलते मैं छोटा छोटा रिएक्शन ले लेती हूँ। रविंद्र जी, आपसे ही
क्या आसानी से बेल मिल जाएगी आसाराम को, या फिर जो ऑडियो टेप है वो उनके लिए मुश्किलें पैदा करनी? मैंने आपको कहा कि आशाराम पर जो आरोप लगे हैं, जो धाराएं हैं, उसके हिसाब से आशाराम को 6 महीने से पहले बेल की संभावना दूर दूर तक नहीं है। और जो नई टेप आई है उसके बाद उनकी परेशानी बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। और मैं कह सकता हूं कि आशाराम को तकरीबन 2, 2.5, 3 साल जेल में रहने पड़ेंगे। बिल्कुल 3 साल तक की जेल हो सकती है आसाराम को। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में है। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। राम जेठमलानी उनका केस लड़ने के लिए जोधपुर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। माना यही जा रहा है कि 2 बजे के बाद सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े रहे। अवधेश जी, वक्त की कमी है, माफी के साथ रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना यही होगा कि सच पर पर्दा डालने की जो कोशिश आसाराम के समर्थकों की ओर से की जा रही है उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज हर कीमत पर सच दिखाता ही रहेगा और खबर हमारी आसाराम के बारे में लगातार जारी रहेगी दिन भर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।